नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे मानव की नई प्रजाति के बारे में और घोंघे पर वैज्ञानिकों के शोध के अलावा चर्चा करेंगे विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा के उपयोग पर। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। दक्षिण अफ्रीका में मिले इंसानी पूर्वजों के अवशेष, वैज्ञानिकों ने दिया होमो नलेदी का नाम। भोपाल में आयोजित हुआ 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, विज्ञान में हिंदी भाषा के महत्व पर हुई चर्चा। भूख लगने पर कैसा होता है घोंघे का व्यवहार, वैज्ञानिकों ने किया रोचक शोध। 2 भारतीय शिक्षण संस्थानों को मिली QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की टॉप 200 रैंकिंग में जगह। और खोज खबर में चर्चा करेंगे विज्ञान के क्षेत्र में कैसे हो हिंदी भाषा का विस्तार। और अब खबरें विस्तार से। प्रारंभिक मानव से लेकर आधुनिक मानव तक मनुष्य की कई प्रजातियों की खोज की जा चुकी है। मनुष्य की प्रजातियों की इस श्रृंखला में अब एक और कड़ी जुड़ गई है। जी हां, साउथ अफ्रीका की एक गुफा से मानव प्रजाति के 30 लाख साल पुराने अवशेष मिले हैं। वैज्ञानिकों ने मानव की इस नई प्रजाति को होमो नलेदी का नाम दिया है। होमो नलेदी से जुड़ी और भी खास बातों के लिए जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पृथ्वी पर इंसान के अस्तित्व की कहानी काफी दिलचस्प है। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 2 लाख साल पहले अफ्रीका में आदि मानव की होमो सेपियन प्रजाति पाई जाती थी। समय के साथ साथ होमो सेपियंस दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर बस गए। तब से लेकर अब तक मानव जाति के इतिहास में कई कड़ियां ऐसी हैं जो अनछुई और अनसुलझी हैं। वैज्ञानिक लगातार इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन कोशिशों में लगे वैज्ञानिकों के हाथ उस वक्त एक बड़ी कामयाबी लगी जब विट्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ली बर्गर के नेतृत्व वाली एक टीम ने इंसानी पूर्वजों की नई प्रजाति होमो नलेदी को खोज लेने का दावा पेश किया। वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के बाद दक्षिण अफ्रीका में जोहानसबर्ग से 40 किलोमीटर दूर राइजिंग स्टार गुफाओं में 15 कंकाल मिले हैं। ये कंकाल गुफा में करीब 300 फीट की गहराई में मिले हैं। इनमें से 1550 जीवाश्म अवशेषों को बाहर निकाला गया। अफ्रीकी महाद्वीप में हुई इस खोज को मानव इतिहास का सबसे बड़ा शोध बताया जा रहा है। इन अवशेषों से पुष्टि होती है कि होमो नलेदी की लंबाई लगभग 5 फीट और वजन 45 किलो तक था। होमो नलेदी की मांसपेशियां शक्तिशाली थीं और दिमाग मानव मुट्ठी के आकार का था। वैज्ञानिकों के मुताबिक होमो नलेदी अफ्रीका में 30 लाख साल पहले अस्तित्व में रहे होंगे और इनका व्यवहार मानव और उसके पूर्वज निएंडरथल के समान रहा हो। होमो नलेदी के अवशेषों में छोटे लेकिन आधुनिक दिखने वाले दांत, अधिक उंगलियों वाले मानव के समान पैर और छोटे दिमाग पाए गए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक होमो नलेदी हमारी प्रजाति का सबसे प्राथमिक सदस्य लगता है, जिसे होमो जीनस की श्रेणी में रखा जा सकता है। मानव विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करने वाली इस शोध को ई-लाइफ पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। भोपाल में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विज्ञान क्षेत्र में हिंदी भाषा के महत्व पर चर्चा की गई और साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा के उपयोग पर जोर दिया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से आए भारतीय वैज्ञानिकों ने भी सम्मेलन में पहुंचकर अपने विचार साझा किए। पेश है ये रिपोर्ट। गत दिनों भोपाल में 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 39 देशों के 1500 विद्वानों ने हिस्सा लिया। इस बार के हिंदी सम्मेलन में विज्ञान विषय पर भी 2 विशेष सत्रों का आयोजन किया गया, जिनका उद्देश्य हिंदी भाषा में विज्ञान को प्रोत्साहित करना था। सत्रों की अध्यक्षता केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा की गई,
तथा सत्रों में देश के जाने माने विज्ञान शिक्षाविदों, विज्ञान लेखकों और विज्ञान संचारकों ने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। आप सबसे निवेदन है कि आप अपने जहाँ जिन जिन योजनाओं से अपने कार्यालय या जो भी आपकी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं जहाँ जुड़े हैं वहाँ थोड़े प्रयास वहाँ पर हम शुरू करें। अपने साइंस की जो लेबॉर्ट्रीज है वहाँ पर भी अनिवार्य रूप से हमने कहा है कि भाई 3 महीने में कम से कम एक तो आपका सिम्पोजियम ऐसी चीज़ जो है होनी चाहिए जिसमें सब कुछ हिंदी के अंदर संचालित हो। सम्मेलन में विज्ञान परिषद इलाहाबाद के प्रधानमंत्री डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र, कलिंगा पुरस्कार विजेता डॉक्टर नरेंद्र सहगल, प्रोफेसर मोहन लाल छीपा, डॉक्टर बालकृष्ण सिन्हा और विज्ञान लेखक डॉक्टर सुभाष लखेड़ा ने भी विभिन्न विषयों पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संयोजन विज्ञान प्रसार द्वारा किया गया। सम्मेलन में हिंदी में पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए मौलिक लेखन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत को महसूस किया गया। विज्ञान मानक शब्दावली को सरल और लोकप्रिय बनाने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने पर जोर दिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आश्वासन दिया कि कार्यक्रम में आए सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। सम्मेलन में अनेक संस्थानों द्वारा हिंदी में विज्ञान लेखन से संबंधित पुस्तकें तथा अन्य प्रयासों का भी प्रदर्शन किया गया। इस विश्व स्तरीय सम्मेलन में विज्ञान जैसे विषय को हिंदी में बढ़ावा देने का यह एक सराहनीय प्रयास रहा, जिसे अनेक विज्ञानविदों ने एक अच्छा प्रयास बताया। भारतीय शिक्षण संस्थानों ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2015-16 में IISc बेंगलुरु को 147वां और IIT दिल्ली को 179वां स्थान मिला है। मौजूदा शिक्षित समाज में जहां शिक्षा की गुणवत्ता आवश्यक है, वहीं जरूरी है समय समय पर इसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन करना। दुनिया भर के शिक्षण संस्थानों का आकलन करते हुए हाल ही में द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर 2015-16 की सूची को प्रकाशित किया गया। इस सूची में भारतीय विज्ञान संस्थान को 147वां और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को 179वां स्थान मिला है। पिछले साल 235वें स्थान पर रहे IIT दिल्ली को इस बार द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 179वां स्थान मिला है, जबकि IISc बेंगलुरु ने इस सूची में नई प्रविष्टि ली है। ये पहली बार है जब द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में 2 भारतीय शिक्षा संस्थानों को शामिल किया है। इस सूची में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड को शीर्ष 2 स्थान मिले हैं। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के प्रमुख 400 शिक्षा संस्थानों में भारत के 7 शिक्षा संस्थान शामिल हैं, जिनमें से 2 शिक्षा संस्थान QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग की टॉप 200 की सूची में शुमार हैं। द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर 2015-16 में भारत के कुल 14 शिक्षक संस्थान शामिल हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय जैसे कुछ भारतीय शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग्स में पिछले साल के मुकाबले कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन अधिकतर संस्थानों ने अपनी रैंकिंग्स में सुधार दर्ज करवाया है। रैंकिंग्स के अनुसार दुनिया के शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों की सूची में IIT बॉम्बे 202वें, IIT मद्रास 254वें और IIT कानपुर 271वें स्थान पर हैं। कला और मानविकी खंड में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची में 168वें स्थान पर रखा गया है, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय को कला और मानविकी खंड व सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन अनुभाग दोनों में 191वां स्थान मिला है। क्या होता है हमें जब जोरों की भूख लगती है? भोजन मिलते ही हमें उसे खाने की जल्दी होती है। ठीक इसी तरह अन्य जीवों में भी भोजन के प्रति अलग अलग व्यवहार पाया जाता है। इसी कड़ी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता के वैज्ञानिकों ने घोंघे की एक प्रजाति पर शोध किया है।
इस शोध में घोंघे के भोजन के प्रति व्यवहार से जुड़ी कई रोचक जानकारियां सामने आई हैं। पेश है ये रिपोर्ट। समुद्र की गहराइयों में रहने वाले छोटे बड़े जीव, उनका व्यवहार, उनकी आदतें शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले शंख और सीप देखने में जितने खूबसूरत हैं, इनके अंदर रहने वाले जीवों के जीवन से जुड़े पहलू उतने ही रोचक। डॉक्टर देवप्रिया चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में बनी आइसर कोलकाता की 3 सदस्य वाली टीम ने एन तिग्रीना स्नेल के शिकार करने के विभिन्न पहलुओं पर स्नेल की भूख के प्रभावों का अध्ययन किया है। क्योंकि भूख एक ऐसा कारक है जिसकी वजह से शिकारी के शिकार करने के तरीकों में बदलाव आ जाता है। अध्ययन में टीम ने नाटिका टिग्रीना की शिकार के खोल को तोड़ने की क्षमता, शिकार के आकार के चयन और हमले के वक्त सीप को ड्रिल करने की जगह के चयन पर शोध किया। वैज्ञानिकों ने ये जानने की कोशिश की कि समय के साथ पर्यावरण में आए बदलावों के साथ सीप का विकास कैसे हुआ। साथ ही वैज्ञानिकों ने पोषक तत्वों की कमी के कारण एन टिग्रीना के व्यवहार में होने वाले हिंसक प्रभावों को भी जांचने का प्रयास किया। We set up an experiment with live Natica tigrina. This is a type of gastropod which is drilling other shells. We provided the natural prey to it, which is another clam shell, and we varied different conditions and tried to understand at which condition do they attack each other rather than going after the bivalves, which are their usual prey items. What we found is if the density of the bivalve prey is very low, in other words, when the bivalve prey is very rare, then they do not go after bivalve prey, rather they actually kill each other, so they become cannibalistic. नाटिका टिग्रीना या एन टिग्रीना एक मांसाहारी स्नेल है जो खासतौर से कार्डियम प्रजाति के खोलदार मोलस्क को अपना शिकार बनाता है। शिकार को खाने के लिए ये उसके खोल पर हमला करने का अभ्यास करता है। मोलस्क पर ये 2 तरीकों से हमला करता है, यांत्रिक और रासायनिक। नाटिका के पास दांतों का एक सेट होता है जिसे रैड्यूला कहा जाता है और एक सहायक बोरिंग अंग होता है जो मोलस्क के खोल को गलाने में मदद करता है। आमतौर पर नाटिका हमले के दौरान सीप के ऐसे हिस्से पर ड्रिल करना पसंद करते हैं जिससे शिकार के समय उन्हें ज्यादा बल मिल सके। नाटिका सीप के 2 हिस्सों पर हमला करता है, सीप के ऊपरी हिस्से पर या फिर उसके सिरे पर। अधिकतर मांसाहारी स्नेल सीप के सिरे पर हमला करते हैं। ऐसा पाया गया है कि तेज भूख लगने पर टिग्रीना शिकार के धार क्षेत्र पर ड्रिल करने के बजाय उसके ऊपरी हिस्से पर रैड्यूला के जरिए हमला करते हैं। ऐसी स्थिति में स्नेल ना तो शिकार के आकार पर ध्यान देते हैं और ना ही उसे तोड़ने की जगह के चयन पर। उनका सारा ध्यान अपनी भूख को शांत करने पर केंद्रित हो जाता है। शोधकर्ताओं के इस अध्ययन को इंटरनेशनल जर्नल पेलियो जियोग्राफी, पेलियो क्लाइमेटोलॉजी, पेलियो इकोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। नाटिका की भूख लगने की प्रवृत्ति पर प्रयोगशाला में हुए इस अध्ययन को जल्द ही प्राकृतिक वातावरण में पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और रोचक खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और चलिए अब नजर डाल लेते हैं विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश विदेश में चल रही गतिविधियों पर साइंस एक्सप्रेस में। हाल ही में भोपाल में हुए 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान जहां तमाम विज्ञान लेखकों, वैज्ञानिकों और विज्ञानविदों ने विज्ञान में हिंदी के महत्व पर सभी का ध्यान दिलवाया, वहीं विज्ञान प्रसार ने इस संदर्भ में एक वीडियो सीरीज का विमोचन किया। 26 कड़ी के इस विज्ञान लोकप्रियकरण का नियोजन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया।
विश्व ओजोन दिवस के मौके पर दिल्ली के हंसराज कॉलेज में हरितिमा सोसाइटी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पेपर प्रेजेंटेशन, पोस्टर मेकिंग और स्लोगन राइटिंग जैसी अलग अलग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मशहूर विज्ञान लेखक विमान बासु, विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर रमा और प्रोफेसर V.S. साजवान ने शिरकत की। कार्यक्रम का संयोजन वनस्पति विज्ञान की सहायक प्रोफेसर मोनिका कॉल ने किया। युवा छात्रों और उनके आविष्कारों को प्रोत्साहित करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने एक NGO के साथ मिलकर श्रीनगर में इनोवेटर्स एग्जीबिशन का आयोजन किया। श्री प्रताप कॉलेज में आयोजित हुई इस प्रदर्शनी में सारे राज्य से आए कक्षा 9 और 10 के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने आविष्कारों को प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में छात्रों के माइक्रो मिक्सर, सोलर चार्जर, वाटर प्यूरिफायर बोतल और स्वनिर्मित रेडियो ट्रांसमीटर्स जैसे आविष्कारों को प्रदर्शित किया गया। बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाएं अपनाए जाने के बावजूद टीबी लगातार एक बड़ा खतरा बना हुआ है। लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को टीबी के खिलाफ इस मुहिम में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में टीबी उन्मूलन के प्रचार के लिए मुंबई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन सहित अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा और टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रतन टाटा भी शामिल हुए। भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए भारत और अमेरिका ने आपसी समझौतों का भी नवीनीकरण किया। नेचर जर्नल में एक रोचक शोध प्रकाशित हुआ है। शोध के मुताबिक देश विदेश के 38 वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में मानव आबादी के लिए पेड़ों की गणना की। शोध के मुताबिक दुनिया में 30 करोड़ 40 लाख पेड़ मौजूद हैं। अध्ययन से पता चला है कि प्रकृति में प्रति व्यक्ति की दर से 422 पेड़ मौजूद हैं। यह अध्ययन सैटेलाइट इमेजेस, दुनिया भर में लगे 30 करोड़ 40 लाख पेड़ों के घनत्व के माप और कंप्यूटेशनल विधियों द्वारा प्रति हेक्टेयर पर लगे पेड़ों की गणना के आधार पर किया गया है। हिंदी यूं तो हमारी मातृभाषा है और भारत की ज्यादातर आबादी बोलचाल में हिंदी का ही इस्तेमाल करती है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में आज भी इस भाषा का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। विज्ञान की शिक्षा के रूप में ये आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। बुनियादी तौर पर तो छात्रों को विज्ञान की शिक्षा हिंदी में ही मिलती है, लेकिन उच्च स्तर की शिक्षा के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा पर निर्भर होना पड़ता है। शैक्षणिक स्तर के अलावा शोध के क्षेत्र में भी हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होता। यही वजह है कि विज्ञान का हिंदी भाषा में संचार नहीं हो पाता। तो खोज खबर के इस सेगमेंट में आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचाने के कारगर कदमों पर। दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है। इस तरक्की में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अहम योगदान है। आजादी के बाद भारत ने भी विकास के पथ पर चलते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। हालिया सालों में ये महसूस किया गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रचार और प्रसार भी उतना ही जरूरी है जितना इस क्षेत्र में हो रहा विकास। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये संभव नहीं कि विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में मिल रही नई उपलब्धियों को राष्ट्रीय भाषा हिंदी में लोकप्रिय बनाया जाए? अगर यूरोप महाद्वीप का छोटा सा देश चेक रिपब्लिक वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा के लिए अपनी राष्ट्रभाषा का प्रयोग कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? हम एक हिंदी भाषी राष्ट्र हैं। हमारी अधिकतर जनसंख्या गांवों में बसती है। हम इस बात को भली भांति समझ गए हैं कि विकास की राह पर अग्रसर हमारे देश में विज्ञान का प्रसार तभी मुमकिन है जब इसका प्रचार आम बोलचाल की भाषा यानी हिंदी में किया जाए। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिक साहित्य के हिंदी संकलन में तेजी आई है। हम लोग कहते हैं जो विज्ञान वाली हिंदी है वही राष्ट्रभाषा है, वही विश्वभाषा बनी, इनकी नहीं बन सकती। अनुसंधान पत्रिकाएं होनी चाहिए और लोगों को ज्ञान नहीं है। विज्ञान परिषद से सन 58 से निकल रही हो, तमाम विश्व भर में जाती है, 80 कंट्रीज में,
लेकिन लोगों का एक भ्रम है कि वो हिंदी कहीं पहुंच नहीं रही है। हाल ही में भोपाल में आयोजित हुए 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का केंद्र बिंदु रहा हिंदी में विज्ञान। विशेषज्ञ मानते हैं कि विज्ञान और अनुसंधान में हिंदी को लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। विज्ञान को हिंदी में लोकप्रिय बनाने में कुछ मौलिक समस्याएं हैं। आज हम विज्ञान की शिक्षा के लिए अंग्रेजी पर निर्भर करते हैं। बेशक जूनियर और मध्य विद्यालय स्तर पर विज्ञान हिंदी में पढ़ाया जाता है, लेकिन उच्च वैज्ञानिक शिक्षा सिर्फ अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। हालांकि छात्रों के पास सिविल सेवा परीक्षा और प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को हिंदी में देने की सुविधा मुहैया करवाई गई है, लेकिन इसके बाद का शिक्षण और प्रशिक्षण तो उन्हें अंग्रेजी भाषा में ही लेना पड़ता है। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा हिंदी में ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए उस समय एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है जब उन्हें उच्च शिक्षा पाने के लिए हिंदी के बजाय अंग्रेजी में पढ़ाई करनी पड़ती है। वे आसानी से अंग्रेजी में सहज नहीं हो पाते, जिसके कारण कई बार योग्य छात्र विज्ञान की उच्च शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं। भाषा के इस अवरोध को हटाने के लिए जरूरी है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा को हिंदी में प्रोत्साहित किया जाए। सम्मेलन में विज्ञान को हिंदी में लोकप्रिय बनाने के लिए मौलिक वैज्ञानिक लेखन पर भी जोर दिया गया। ये पहली बार है कि ये विषय किसी हिंदी विश्व सम्मेलन में चर्चित है, तो इस प्रकार कुछ ना कुछ तो प्रगति हो रही है। मगर दुर्भाग्य ये है कि हम अपने जीवन काल में इसको जितना प्रसारण हम देखना चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि लगता नहीं है ऐसा। मगर ऐसा हो सकता है कि अगर हमारी इकॉनमी बहुत बढ़ जाए, जैसे बहुत सारी अभी भी इकॉनमी में दिखते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इकॉनमी के साथ भी जुड़ी हैं। आमतौर पर भारतीय विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अहमियत देते हुए अंग्रेजी में लिखना पसंद करते हैं। ऐसे में विज्ञान को हिंदी में लोकप्रिय बनाने की जिम्मेदारी ऐसे लेखकों के कंधों पर आ जाती है जो विज्ञान के विशेषज्ञ नहीं होते और विषय की गहराई को समझे बिना महज उसका शाब्दिक अनुवाद मात्र कर देते हैं। ऐसे लेखन से विषय को समझना जटिल बन जाता है। इस मुश्किल को हल करने के लिए विज्ञान में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जिससे विज्ञान को हिंदी में लोकप्रियता मिल सके। सबसे बड़ी चुनौती हिंदी विज्ञान लेखन के सामने ये है कि जो हमारे शीर्ष वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, वो या तो समय अभाव या उनका रुचि कम है, भाषा से ज़्यादा रुचि शोध में है, तो वो हिंदी में नहीं लिख रहे हैं। और केवल जो लोग लेखक हैं वो अगर कई बार विषय की समझ नहीं होती तो उससे हिंदी विज्ञान लेखन का नुकसान हो सकता है। तो हमारा सुझाव ये था कि जब भी विज्ञान की कोई पुस्तक लिखें तो वो ऐसी पुस्तकों की संदर्भ ग्रंथ बने। लोग फिर ये ना सोचें कि भाई इस पुस्तक को पता नहीं सही है कि गलत है। तेजी से हो रहे तकनीकी विकास के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियों के अभाव को भी लगातार महसूस किया जाता रहा है। समय की मांग को समझते हुए हिंदी में वैज्ञानिक शब्दावली की भरपाई करना भी जरूरी बन गया है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में कुशल हिंदी लेखकों की कोई कमी नहीं है। बावजूद इसके 5 से 7% लेखक ही ऐसे हैं जो वैज्ञानिक विषयों पर लिखते हैं। परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक शोधों का कुछ ही हिस्सा आम जनता तक हिंदी में पहुंच पाता है। आज भारत के सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी को राजभाषा के तौर पर अपनाया गया है और विज्ञान प्रसार जैसे कई संगठन विज्ञान को हिंदी में लोकप्रिय बनाने में संलग्न हैं। लेकिन विज्ञान और अनुसंधान में हिंदी को लोकप्रिय बनाना आसान नहीं। इसकी पहली सीढ़ी है विज्ञान की शिक्षा और अनुसंधान का हिंदी में प्रोत्साहित करना। ये संचारकों और शोधकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे वैज्ञानिक साहित्य को हिंदी में बढ़ावा दें, ताकि हिंदी भाषी लोग विज्ञान को बेहतर ढंग से समझें और आगे समझा पाएं। तो ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम द्वारा हमारी कोशिश होती है कि हम विज्ञान के हर पहलू से आपको रूबरू करा सकें। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आता होगा। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, सीट 24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।